Hello, friends. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 29th February. So, let's get started. And sorry, isko आज I'm taking the newspaper analysis in the evening because, to be honest, I was upset with the kind of response I was getting so far with respect to news analysis. The watch hours, even it takes me 4 to 6 hours to complete this newspaper alone. Okay, two newspapers, then recording, uploading and all. Okay, but even watch hours इससे भी जब कम जाते हैं तो फिर लगता है that I am wasting my time. Alright, so I'm not stopping all these initiatives, but moving them on my own app now. Okay, सो जिसको फॉलो करना होगा वहां पे कर सकता है यूट्यूब पे आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड एनीथिंग नाउ ओके सो ऐप विल गो लाइव बाय 4th और 7th मार्च एट बेस्ट ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं मणिपुर मणिपुर में हमने इस बॉडी का नाम देखा था अरम्बाई तेंगोल ये जरूरी है क्योंकि ये मिताइस की ही बॉडी है लेकिन एक रेडिकल बॉडी है और इसका डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि जब इसने अपनी एक मीटिंग बुलाई थी तो वहां पर सारे एमएलएस गए थे इवन चीफ मिनिस्टर्स को भी इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने कोई डिमांड रखी थी लाइक कुकीज के साथ जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपने साइन किया था एसओओ कुकीज के साथ 2008 में उसको सस्पेंड करने की बात कही इन्होंने राइट तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक एएसपी को उठा लिया असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ओके एंड मेन थिंग इज कि ये जो एएसपी हैं ये खुद भी मिताई कम्युनिटी से ही आते हैं और ना इनको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल रहा है ना सिविल सोसाइटी से ना वहां के लोकल लोगों से तो इस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में सभी मिताई सभी जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने कल अपने आर्म्स सरेंडर कर दिए तो ये दिखाता है कि वहां की पुलिस फोर्स में मोरल किस लेवल तक नीचे जा चुका है पुलिस पर्सनल The police personnel across the Meitei-dominated Valley district of Manipur laid down their arms to protest against the abduction of police officer by member of Arambai Tengol. अब अरम्बाई तेंगोल इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आई जब सारे एमएलए सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स भी अगर इनके प्रेशर में काम करेंगे तो फिर उन्हें डर किस बात का है एक एएसपी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को अगर आप किडनैप कर लेते हो तो ये दिखाता है कि फोर्स का मोरल कितना नीचे जा चुका है पुलिस ऑफिसर हु वाज अटैक्ड वाज आल्सो ए मिताई ऐसा भी नहीं कि ये पुलिस ऑफिसर कोई कुकी था या नॉन मिताई था नहीं ही वाज मिताई इटसेल्फ उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ ओके और ये बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन हो के आप इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस फोर्स है जैसी भी है बट वो है सोसाइटी में लेकिन अगर पुलिस फोर्स ही प्रोटेस्ट पे उतर आई उसने अपने हथियार नीचे रख दिए तो क्राइम का लेवल तो फिर बहुत ऊपर जाएगा राइट इसलिए पुलिस फोर्सेस को सभी राइट्स नहीं दिए गए आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा जो पुलिस फोर्स होती है इनको सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं ताकि ये अपनी ड्यूटी कर सकें ये स्ट्राइक ना कर सकें ये प्रोटेस्ट ना कर सकें यहाँ पर सीबीआई सम्मन समाजवादी पार्टी चीफ एज विटनेस इन माइनिंग केस तो अब इनकी भी बारी आ गई है एक एक करके सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हॉन्ट किया जा रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कोई रोल नहीं होगा या इन्होंने कभी करप्शन नहीं किया होगा बात वो नहीं है लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जो पहले ओपन किए गए बाद में उन लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो केस बंद हो गए फेमस केस वॉज छगन भुजबल फ्रॉम महाराष्ट्र इनके केस में कोर्ट में ईडी ने कहा जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद ईडी ने कहा कि वो फाइल नहीं मिल रही है जो हमने बनाई थी इनके केस की राइट तो प्रॉब्लम उससे है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे हो एक्शन लीजिए लेकिन वो हर तरफ होना चाहिए जो भी करप्ट है सब पे होना चाहिए और ऐसा नहीं कि किसी ने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर वो केस नहीं अब आगे बढ़ेगा ये गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है हमारा कॉलेज इसके जस्ट साइड में ही था पीडीपी यूनिवर्सिटी ओके तो देखा है वहां का माहौल हमने एंड यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ पर जो गर्ल्स के अगेंस्ट हैरेसमेंट के केसेस आ रहे हैं ठीक है मॉलस्टेशन रेप होमोफोबिया ये बहुत सीरियस सिचुएशन है ठीक है लॉ यूनिवर्सिटी में ये हाल है इंडियन आर्मी और जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन राइट तो यहीं से ये चीजें याद करते चलिए ऐसा ना हो कि बाद में आप पूरी एक लिस्ट लेके बैठे हैं कि चलिए इसको याद करेंगे नो जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आती जाएंगी चीजें वैसे ही आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए और याद कीजिए यहाँ पर कैलकाटा हाईकोर्ट की बात करें तो ईडी सीबीआई आर एट लिबर्टी टू अरेस्ट शेख शाहजहां अब अरेस्ट तो इसको आज कलकत्ता पुलिस ने ही कर लिया इनफैक्ट बट जब ये पेशी के लिए भी आया कोर्ट में तो वो बड़े टेंशन में चल रहा है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं है और ये सब इतनी हिम्मत तभी आती है जब आपके पास ऊपर से पॉलिटिकल संरक्षण होता है ये और ये जो संदेश खल्ली का इंसिडेंट है ये बहुत
सीरियस इंसिडेंट है। जैसे पुराने जमाने में होता था कि किसी भी घर से कोई भी लड़की पसंद आ गई तो उसे उठा लिया, क्योंकि वैसी हालात थी यहाँ पर। तो ये बहुत सीरियस केस था, लेकिन इसको उस तरीके से फिर भी हैंडल नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से इसको करना चाहिए। तो अगेन ये बताता है कि फिर वुमेन को लेकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब बेकार है। सी, हमने रेसलर प्रोटेस्ट के टाइम पर देख लिया, ठीक है? उस टाइम पे हमने देखा काफी लोगों ने अपनी जो बच्चियां थी टीनेज 14-16 ईयर्स की, उनको विड्रॉ कर लिया स्पोर्ट से कि सेफ नहीं है आपका जाना, राइट। ये केस हमने देखा। उसके बाद ये संदेश खल्ली वाला केस आया। तो ये सब दिखाता है कि आप वुमेन के लिए से बातें कर लो, रिजर्वेशन दे दो, आपने पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, लेकिन जब तक आप सोसाइटी में वो मैसेज नहीं देंगे कि बच्चियां सेफ हैं, तब तक आप उनका पार्टिसिपेशन, एजुकेशन और ये सब फिर सिर्फ किताबी बातें ही रह जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक है, कल इन्होंने इनॉग्रेट की है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी। तो इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं, आप वहां से देख सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, it is considered as a clean, reliable, quiet and efficient source of high quality electric power. इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है एज ए फ्यूल टू ड्राइव एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर एंड हीट एज दी ओनली बाय प्रोडक्ट। अब ये याद रखना जरूरी है आपके लिए कि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, सिर्फ वाटर एंड हीट। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यहाँ पर ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ओके, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन यानी इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो जिस चीज से हो रहा है, जिस इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी सोलार या विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की गई है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही स्प्लिट करेगी H2O को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। इसके अलावा ब्राउन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है वो कोल से आ रही होगी, इसलिए इसको ब्राउन कह रहे हैं। ग्रे यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है वो आ रही होगी फ्रॉम नेचुरल गैस। ब्लू, अगेन ब्लू में एमिशंस तो होंगे, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल गैस से ही कर रहे हैं। जैसे ग्रे में हम लोग नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं, ब्लू में भी नेचुरल गैस ही यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एमिशंस होंगे ना उनको हम कैप्चर करेंगे और स्टोर कर देंगे, एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर सिग्निफिकेंस लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो कि इसके बेनिफिट क्या है, और यहाँ पर इश्यूज हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसको क्यों हम और ज्यादा लेवल पर प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले हमने एक बस भी लॉन्च की थी, हाइड्रोजन से ही चलने वाली बस, आई थिंक नागपुर में लॉन्च हुई थी। और अब ये एक फेरी लॉन्च हुई है, एक बोट टाइप की चीज, ठीक है। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो। इश्यूज एंड सिग्निफिकेंस आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी ग्रुप में, मैं उसको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट इन वर्चुअल मोड में इनॉग्रेट की है, बनाई है कोचिन शिपयार्ड ने। इंडिजिनियसली बिल्ट है 100%, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। इट इज एम्ब्रेसिंग क्लीन एनर्जी एंड अलाइनिंग विद द नेशंस नेट जीरो कमिटमेंट। फुली होम ग्रोन टेक्नोलॉजी यूज की है, रेप्लिकेट की जा सकती है अर्बन मोबिलिटी के लिए दूसरे स्टेट्स में भी। ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट कह रही है कि पॉवर्टी जो है अब वो सिर्फ 5% रह गई है, लेकिन एट द सेम टाइम आप 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी दे रहे हो, ठीक है, अनाज। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक तरफ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है। आप कह रहे हो 7% तक हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट। आप कह रहे हो कि पर कैपिटा जो इनकम है वो भी बढ़ रही है, जैसा कि गवर्नमेंट का क्लेम है। तो उसके बाद आपका सेंसेक्स शेयर मार्केट जो है वो भी अच्छा खासा बूम पे चल रहा है। तो ये दिखाता है कि ग्रोथ हो रही है बट सब तक नहीं पहुंच रही है। दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रिकलिंग डाउन, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ के बेनिफिट नीचे जो है उनको भी मिले। लेकिन अगर नीचे आपको 80 करोड़ को लोन देना पड़ रहा है, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट 57% पॉपुलेशन को, क्योंकि चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये काउंटर करें इसको कि फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चला रहे हो, गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 5 ईयर्स हमने एक्सटेंड कर दिए, फ्रॉम 24 टू 29 तक चलेगी अब ये, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड चलता रहता है, जो पल पल आपकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करता है, उसका कहना है कि इस वक्त प्रेजेंट में इंडिया की पॉपुलेशन करीब 142 करोड़ है, ठीक है। और उसमें से अगर आप 81 करोड़ को फ्री फूड दे रहे हो, यानी कि 57% पॉपुलेशन को आप सस्ता अनाज दे रहे हो, तो फिर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है। उसके बाद भी आपको अगर फ्री फूड ग्रेन देना पड़ रहा है, तो दिस इंडिकेट दैट बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर नॉट ट्रिकलिंग डाउन टू द अदर हाफ ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जो हम लोग बात करते हैं कि
कुछ सेक्शन है सोसाइटी के जो बहुत रिच बन रहे हैं, बट कुछ सेक्शन है जो पीछे रह जा रहा है। सेकंड, अब जब आप कह रहे हो एक तरफ की हाई ग्रोथ है, डिमांड वर्क की अगर हम डिमांड देखें मनरेगा में तो ये हाईएस्ट रही है अभी तक। इवन कोविड के टाइम पर जो डिमांड आई थी ना, नंबर ऑफ पर्सन डेज की, उससे भी ज्यादा डिमांड आ रही है मनरेगा में इस वक्त। तो एक तरफ आप कह रहे हो 7% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होनी चाहिए, बट वो नहीं हो रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती इकोनॉमी में तो लोग मनरेगा की तरफ नहीं जाते इतना। ठीक है, लॉकडाउन और कोविड के टाइम पर इतना नहीं रहा जितना अब है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% रह गया है अब। तो कोई ब्लेम नहीं करता गवर्नमेंट के डेटा पे इस वक्त। Yeah. While the official data for period 20 to 23 claims a decline in the unemployment, it also shows that 45% work in the agriculture sector. Okay. और अगर यही होता तो फिर अभी हरियाणा यूपी में इतने सारे लड़कों ने वॉर हिट इसराइल में जाने के लिए फॉर्म क्यों फिल किया था? राइट, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, गरीबी 5% ही रह गई है सिर्फ, तो फिर लोगों को ऐसी जगहों पर जाने की क्या जरूरत है? ये शो करता है कि नहीं, आपके अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट के आंकड़े सही नहीं है। Growth of real farm and non-farm wage deaccelerated to 3.3% and 3% per annum। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम रियल वेज देखेंगे ना, रूरल वेज रियल में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो रियल वेज नेगेटिव हो गए वहां पे मजदूरों के। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से नॉन एग्रीकल्चर में हो चाहे एग्रीकल्चर में, दोनों में नेगेटिव चल रहे हैं रियल वेज ग्रोथ। इंडियन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो दे ट्रेडेड ए वूपिंग 85 बिलियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑप्शंस क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट बाद। ठीक है, अभी के लिए पहले इस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि शेयर मार्केट में देखते हैं कि इंडियंस ने ट्रेड किया है 85 बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुआ है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स में यानी किसी कंपनी के शेयर ले लिए, अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहेगी। जैसे एक टाइम पर एमआरएफ की जब शेयर लिए गए थे ना, वो हार्डली 4,000 8,000 रुपए के थे, आज वो बहुत ऊपर ट्रेल कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने 2007 2008 में एमआरएफ के शेयर्स लिए थे, आज वो बहुत प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करो ठीक रहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देती है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रहेगा गिरने का। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये फ्यूल सेल पर पीवाईक्यू है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, दो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में फर्क जान लीजिए। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन buyer and seller to buy or sell an asset at a certain time in future date at a certain price। यानी कि प्राइस पहले से फिक्स कर दिया है मैंने, ये भी बता दिया है कि कब ये बाय सेल करूंगा, और एक फ्यूचर डेट हमने इसके लिए फिक्स कर ली है कि फ्यूचर में इस डेट पर हम लोग करेंगे, लेकिन हमने प्राइस पहले से फिक्स कर ली है। राइट, ये कहलाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में द बायर मस्ट परचेज और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस। जो प्राइस आपने सेट की थी उस पे सेल करना मस्ट है, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द करंट मार्केट प्राइस एट द एक्सपायरेशन डेट। सपोज मैंने आपसे साथ डिसाइड किया था कि मैं 3 साल बाद आपको ये फलाना एसेट इतनी प्राइस पे बेच दूंगा। अब जब 3 साल बाद में ये बेचने की डेट आई, तो हो सकता है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। तो अब मैं आपसे ये डिमांड नहीं कर सकता कि मैं आपको आज की करंट प्राइस ज्यादा है तो अब मैं इस प्राइस पे दूंगा। नो, हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको इसी प्राइस पे दूंगा अब भी, 3 साल बाद भी। ठीक है, ये है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलीइंग एसेट इंक्लूड फिजिकल कमोडिटीज हो सकती है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, इनमें रिस्क ज्यादा होता है। राइट, या तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे या बहुत ही ज्यादा लॉस कमा लोगे। हो सकता है 3 साल बाद उस एसेट की प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई हो। ठीक है, तो जिस बेचारे ने खरीदा था उसका लॉस हो जाएगा। उसी तरीके दूसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। Option is a contract that gives an investor the right but not the obligation to buy or sell a commodity at specified price at a specified future date। ठीक है, जो फ्यूचर वाला था उसमें मस्ट है कि अब वो खरीदना बेचना करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मस्ट नहीं होता है। यहां पर मैं डिनाई कर सकता हूं। ठीक है, यू हैव द राइट टू परचेज एंड सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन। सामने वाला आएगा मेरे पास कि 3 साल पहले हमने डिसाइड किया था, लेकिन हमने डिसाइड किया था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं देना मुझे, प्राइस अब मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप या तो करंट प्राइस पे खरीदिए। है, तो यहाँ पर लिमिटेड रिस्क होता है।
ठीक है। बट अगेन यू कैन रीप इधर अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस। एडवांस इज पेड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो हमारी इकोनॉमी में जिस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो डर इसी बात का है कि लोग कर रहे हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेटिव, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर रहे हैं ज्यादा, राइट। तो इसमें ज्यादा कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि देखिए हमारा शेयर मार्केट इतना बूम पे चल रहा है यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, लोग रिस्क ले रहे हैं बल्कि। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, एसडीजी टारगेट की बात करें 2030 तक अटेंड करना है कुछ ना कुछ। 24-29 तक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 5 ट्रिलियन मार्क, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। हाउएवर अगर इसी तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती रही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीट करना ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, अब हमारे यहाँ से कुछ लोग रशिया में फंसे थे जो गए थे एज अ हेल्पर, बट उनको फ्रंट में भेज दिया गया वॉर लड़ने के लिए। इसराइल भी एक कन्फ्लिक्ट जोन है इस वक्त, लेकिन उसके बाद भी हमारे वर्कर्स यहाँ पे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने। तो जरूरी है कि इंडिया के पास कुछ प्रोटोकॉल हो टू प्रोटेक्ट द एमिग्रेंट्स फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट। Okay, now Indians have been recruited by the Russian army. Few Indian nationals had signed up for support jobs as military helpers and loaders. Despite evidence that dozens of Indians have joined the war, lured by online advertisement and middlemen promising lucrative jobs, the government failed to make any statement. एक तो गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, पहली बात तो। दूसरा, an early acceptance of the problem and more awareness drive against those duping Indians may have deterred others from signing up and facing। हाँ, अगर इंडिया ये रिकग्नाइज कर लेता, गवर्नमेंट ये रिकग्नाइज कर लेती कि हाँ इस तरह की चीजें हो रही हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं या जो मिडिल मैन है वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको वहां पे अच्छी जॉब दिलाएंगे, ल्यूक्रेटिव जॉब दिलाएंगे, हेल्पर की जॉब है सिर्फ, आपको आर्मी की सामान लॉजिस्टिक्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना है, ट्रक चलाने हैं सिर्फ, लेकिन वहां ले जाकर उनको वॉर में धकेल दिया जाता है आगे कि जाओ लड़ो फ्रंट पे। ठीक है, तो इस तरह की जो बेईमानी हो रही है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना होगा कि आप इसे फेक एडवर्टाइज नहीं कर सकते हमारे यहाँ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वहां के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। उनको ये बोल के ले जाया जा रहा है कि वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जरूरत है वगैरह वगैरह, बट अल्टीमेटली फिर उनको आगे कर दिया जाता है लड़ाई में। द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू इट्स प्रोसीजर फॉर कंट्रीज इन conflict. It may seek more regional cooperation in thwarting the networks that market unsafe employment opportunities। ठीक है, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, एक रीजनल कॉपरेशन की जरूरत है कि इस तरह के फेक एडवर्टाइजमेंट ना चल पाए किसी भी कंट्री में। It is equally disturbing that government has given green light recruitment drive to other conflict zones, including more recently Israel, जो हरियाणा और यूपी से काफी सारे वर्कर्स को हायर किया इसराइल ने। नहीं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ पैलेस्टीनियन सब अलाउ नहीं है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आके काम करने के लिए, तो इंडिया से हम हरियाणा और यूपी से रिक्रूट करेंगे। सबसे बुरी बात है कि इंडिया ने इसको ग्रीन लाइट दे दी। अगर कल को वहां जाकर अगर ये लोग फंस गए या वहां ले जाकर इनको केयर वाले काम में ना लगा के वॉर में लगा दिया तो, राइट। तो इंडिया का ग्रीन लाइट देना। और मैंने आपको उस दिन इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन बताया भी था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना वो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है इन लोगों को पोर्टल पे। कल को अगर इनके साथ कुछ दिक्कत आ गई तो क्लेम भी नहीं कर सकते कि ये यहाँ से गए थे। इंक्लूडिंग मोर रिसेंटली इसराइल फॉर इंडियन कंस्ट्रक्शन एंड एल्डर केयर वर्क टू रिप्लेस दी पैलेस्टीनियंस। अब इन लोगों का ऐसी डेंजरस जगह पर जाना बताता है, इट रिफ्लेक्ट द डीप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड जॉब शॉर्टेजेस इन इंडिया। फिर गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ 3% अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, 5% पॉवर्टी रह गई है, तो फिर लोग क्यों जाते हैं यहाँ पर? दैट्स वाई पीपल डोंट ट्रस्ट एनी डेटा गिवन बाय दिस गवर्नमेंट। उसी तरीके से सीएजी ने जब कुछ इनकंसिस्टेंसीज बताई थी यहाँ पर, सीएजी ने गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो वहां पे सीएजी के ऑफिस में जो काम करते थे उनके ट्रांसफर कर दिए गए केरल साइड। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनमोहन सिंह के टाइम कितने एलिगेशन लगे थे, 2G घोटाला हो गया। पता है इंडियन एक्सप्रेस में इतना लंबा लिखा हुआ आया था 176 और इतने जीरो थे आगे कि काउंट नहीं कर सकता इंसान। ठीक है, 1,76,000 करोड़, ये फ्रंट पेज की न्यूज थी और ऐसा माहौल बन गया। लेकिन मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया कि उन्होंने मीडिया से कह दिया नहीं 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 बताना है ये चीजें, या उन्होंने सीएजी को कह दिया है कि आपने कैसे बता दिया, डिसमिस कर देंगे हम, आपको ट्रांसफर कर देंगे। नहीं किया मनमोहन सिंह ने। इसीलिए मैं उनको बोलता हूं कि उनकी वैल्यू पब्लिक समझेगी कभी। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलते हैं देश को, बहुत अच्छे इंसान मिले थे, उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना काम किया।
वो कहीं नहीं जाते थे, ना कोई फोटोशूट, ना कोई शो ऑफ, नथिंग। Anyway, what we need to do is putting more comprehensive protocols in place for immigrants and support structures for those in peril. ओके, अब इंडिया की चिल्ड्रंस की बात आती है। देखिए, हम कहते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं या कुछ बच्चे बच्चों का आईक्यू नहीं, तो वो मैटर करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर उनको कैसे मिली है। एक तो होता है कि मदर की जो हेल्थ होती है, अब प्रेगनेंसी के टाइम मदर जो जिस तरह की डाइट लेती है उससे बच्चे के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है, अच्छा खासा फर्क पड़ता है। अब कई बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं बट उनका फोकस नहीं होता किसी काम पे, या उनकी मेमोरी वीक रह जाती है, या उनकी क्रिटिकल एबिलिटी यानी आईक्यू लेवल वीक रह जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं या वो करना नहीं चाहते, उनकी अर्ली चाइल्डहुड जो केयर हुई है वो उतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो वो वहीं से उनकी फाउंडेशन जो है वो वीक रह गई है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इट रिमेन बोथ अंडर इन्वेस्टेड एज वेल एज अंडर एक्सप्लोर्ड ओवर डेकेड्स। हम लोग क्या फोकस करते हैं राइट टू एजुकेशन में कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों पे ध्यान देना है, बट ये जो 0 से 6 ईयर है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है अगर आपको उस बच्चे की सही डेवलपमेंट करनी है तो, राइट। Early childhood care and education is the basic one. Human resources are the bedrock of a nation, and early childhood is the bedrock of human being. हमने 100% एनरोलमेंट रेशियो अटेंड कर लिया है प्राइमरी लेवल पर, एंड नाउ क्वालिटी विद एन इंक्रीज फोकस ऑन मेजरिंग द लर्निंग आउटकम। अब हम लोग फोकस करना चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम उस बच्चे के अच्छे हों, सिर्फ एनरोलमेंट होने से कुछ नहीं होगा। दिस हैज प्रॉम्प्टेड ए शिफ्ट टू फोकस इवन अर्लियर लाइफ साइकिल, दैट इज चिल्ड्रन अंडर 6। हमें चिल्ड्रन अंडर 6 पर फोकस करना है, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना है तभी हम उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ होगी उसको बेटर बना सकते हैं। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया निपुण भारत फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आई पोषण भी, पढ़ाई भी, टू इंप्रूव दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्वालिटी थ्रू आंगनबाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव लिए गए, निपुण एंड पढ़ाई भी पोषण भी। उसके बाद अपग्रेडेशन करने की जरूरत है सक्षम आंगनबाड़ी को, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर रहता है। अब आंगनबाड़ी को बेटर बनाने की हमें जरूरत होगी, एक तो एलोकेशन बढ़ाना है यानी फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाना है बाय बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। बट आंगनबाड़ी लड़कियों की क्या हालत है वो हमने अभी प्रोटेस्ट देखे, तेलंगाना से लेके महाराष्ट्र तक, दिल्ली में तो आए दिन होते रहते हैं। उनकी सैलरी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है वहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, मटेरियल, स्टाफिंग, इस सब पे हमें वर्क करने की जरूरत है, तब जाकर हम इस ECCE पर कुछ इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। Improving women's physical and mental health, lifespan, public health expenditure, children's educational attainment, their physical and mental health, and even social unrest. Children who receive high quality ECCE grew into less violent adults and stronger social emotional skills. So, अगर हमें फॉर्मुलेट करनी है सॉरी यार, if you want to formulate an evidence-based policy, it is critical to understand the opportunity cost of inadequate allocation of material resources, money, high-quality talent to early childhood sector. सो हमें 13% एनुअल रिटर्न मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पे, जो हम $1 भी इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर 13% एनुअल रिटर्न मिलते हैं अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर में इन्वेस्ट करें। रादर देन 6 to 14 वी शुड इन्वेस्ट बिटवीन 0 to 6 मोर। इंडिया फाइट अगेंस्ट रेयर डिजीज। अब पहले तो इस आर्टिकल से ना कुछ रेयर डिजीज के नाम याद रख लेना फॉर योर प्रीलिम्स। आपने दंगल देखी होगी, उसमें जो छोटी वाली बच्ची थी जिसने बबीता का रोल किया था, शी डाइड रिसेंटली, सुहानी भटनागर। ठीक है, एंड शी डाइड फ्रॉम ए डर्मेटोमायोसिटिस, ए रेयर डिसऑर्डर दैट कॉज इन्फ्लेशन इन मसल्स। ना ये तो वेल ऑफ फैमिली से आती थी, उसके बाद भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनकी डेथ हुई। तो एक चीज तो दिखाती है कि इन बीमारियों का प्रॉपर जो इलाज है वो नहीं है, क्योंकि ये रेयर भी होती है, इसलिए कई जो कंपनीज होती हैं वो सोचती हैं इनमें इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, पेशेंट्स इतने कम आते हैं इनके, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अटेंड नहीं कर पाती। तो वैसी बात है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू। ठीक है, रेयर मेडिकल कंडीशंस। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, रेयर डिजीज एफ्लिक्ट 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 में से हार्डली एक को होता है, तो इसीलिए कंपनी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। Barely 5% of the over 7,000 known disease worldwide are treatable. इंडिया की बात करें, इंडिया अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ग्लोबल रेयर डिजीज,
ओके, विद ओवर 450 आइडेंटिफाइड, 450 सच डिजीज हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि रेयर डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। अब ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम्पल, वन सच ए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, गॉशर डिजीज, टू लेसर नोन वन सच एज म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 1 एंड विपल्स डिजीज, ठीक है। ये चारों डिजीज के नाम याद रखिएगा, दीज कम अंडर दी रेयर डिजीज, आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में इस तरह की चीजें। अब बात यह है कि हमारे पास ऐसे करीब 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 8 से 10 करोड़ इंडियंस हैं जो इस तरह की बीमारियों से, रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं, बट इन 8 से 10 करोड़ में 75% आर चिल्ड्रन। अब रिसोर्स कंस्ट्रेंट एक इशू बनता है इसमें, बट उसके अलावा भी अवेयरनेस नहीं है, डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, या ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग्स ही अवेलेबल नहीं है इनके लिए। 2017 में हम लोग एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए थे टू ट्रीट द रेयर डिजीज, बट बाद में इसको विड्रू कर लिया गया इन 2018, ये कहकर कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं इसमें और कुछ कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द डिजीज कवरेज, पेशेंट एलिजिबिलिटी एंड कॉस्ट शेयरिंग। फिर रिवाइज पॉलिसी दोबारा लेकर आए, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज इन 2021, बट प्रॉब्लम वही है सेम अभी भी, ठीक है, कि डिजीज का कवरेज, किस किस डिजीज को कवर करना है, क्योंकि 450 करीब ऐसे डिजीज है ना इंडिया में जिनको हम रेयर कह सकते हैं, तो कौन से डिजीज कवर करेंगे, पेशेंट की एलिजिबिलिटी, कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी फिर, क्योंकि इनकी दवाइयां भी जो आती है बहुत महंगी आती है। कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जहां पर एक एक इंजेक्शन की कॉस्ट 16 करोड़ तक जाती है। वी स्टिल डोंट डिफाइन रेयर डिजीज, ठीक है, सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर तो ये है कि हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए प्रॉपर, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है इसके लिए, तो फिर डेटा कलेक्शन किसका काम है? गवर्नमेंट का ही काम है ना डेटा कलेक्शन तो, बट गवर्नमेंट ये कह देती है डेटा नहीं है, तो आप कलेक्ट कीजिए, आप ही का काम है वो। टाइमली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस इज indispensable, and robust management of any disease. An average of 7 years for their conditions to be diagnosed, करीब 7 साल तक लग जाते हैं। Okay, physicians are unaware of how to interpret the sign and symptoms. Healthcare professionals must be trained to improve their diagnostic accuracy. Expectant mothers with a history of rare disease in their family must undergo mandatory prenatal screening and postnatal diagnosis and care. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कि अगर फैमिली हिस्ट्री रही है इस चीज की। मैंने जो आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था, तो उसमें हमने एक एलिमिनेशन प्लान लेकर आए, सिकल सेल एलिमिनेशन प्लान, राइट। उसमें हमने क्या किया, हमने 7 करोड़ इंडिविजुअल्स को स्क्रीन करेंगे ताकि ये देख सकें कि उनमें वो सिकल सेल वाले ट्रेट्स है या नहीं, और अगर है ऐसे ट्रेट्स तो ऐसे 2 इंडिविजुअल्स की आपस में मैरिज नहीं होने देना है, राइट। यही था एलिमिनेशन प्लान सिकल सेल का। तो वही यहाँ भी जरूरी है कि ऐसे रेयर डिजीज को ट्रीट करना आसान नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो मदर हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो इस तरह की, दे शुड अंडरगो द प्री नेटल स्क्रीनिंग एंड पोस्ट नेटल डायग्नोसिस एंड केयर। Now, less than 50% of the 450 odd rare disease identified in India are treatable, और बाकी जो 50% है वो तो treatable भी नहीं है। But the treatments approved by Drugs Controller General of India are available for just about 20 rare disease. जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो सिर्फ 20 के लिए अवेलेबल है, एंड अवेल्ड ओनली फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ 12 हैं पूरी इंडिया में, वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बड़े शहरों में मिलेंगे, छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड है आपस में, लेट डायग्नोसिस, इनएडिक्वेट थेरेपीज एंड लैक ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी, ये हालत है इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। फिर बात आती है फंड्स की, तो बजट एलोकेशन फॉर रेयर डिजीज ऑल्दो इंक्रीजिंग रिमेन्स ए वेरी लो ऑफ जस्ट 93 करोड़। 450 से ज्यादा रेयर डिजीज है हमारे यहाँ, 6 से 8 करोड़ पेशेंट्स हैं, और फंड कितना दे रहे हैं हम, सिर्फ 93 करोड़। एनपीआरडी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अप टू 50 लाख इज अलाउड पर पेशेंट। अब लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करनी पड़ती है इन डिजीज की, कोई इलाज तो है नहीं, सिर्फ मैनेज कर सकते हो। अब उसमें 50 लाख रुपए से क्या होगा, इट इज टोटली इनएडिक्वेट। उसके अलावा अगर फंड यूटिलाइजेशन भी देखो ना, ये थोड़ा बहुत जो फंड आया उसमें यूटिलाइजेशन देखिए, मुंबई एग्जॉस्टिंग ऑल इट्स फंड वाइल दिल्ली यूटिलाइजिंग less than 20% fund. So even they are not serious. NPRD has urged the Center of Excellence to crowdfund to treat rare disease patient. अब उसके बाद ये इसको कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप फंडिंग बढ़ाइए, वो इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 12 हैं उनको कह रही है कि आप क्राउड फंडिंग कर लीजिए, यानी कि पब्लिक से चंदा ले लीजिए। अब इन लोगों ने एक पोर्टल बना भी दिया इसके लिए, और कितनी आई, ठीक है, उस पोर्टल पे 1400 पेशेंट रजिस्टर हैं, क्राउड फंडिंग कितनी आई, सिर्फ 3 लाख रुपीज, वो भी 3 साल में। तो क्राउड फंडिंग इज नॉट अ सस्टेनेबल नेशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट का काम है फंडिंग देना इस तरह की चीजों को, क्राउड फंडिंग नहीं सस्टेनेबल है,
एक आध बार लोग दे देंगे फिर नहीं देंगे। Now it is imperative for central government to frame a standard definition of rare disease। पहले तो हमें एक definition तैयार करने की जरूरत है इसकी, budgetary allocation बढ़ाने की जरूरत है, dedicate funding for drug development क्योंकि private companies नहीं develop करेंगी, government को खुद ही करनी पड़ेंगी, okay, and therapy and increase the number of center of excellence while also ensuring better coordination and responsible utilization of funds। State government must introduce social assistance program and develop satellite centers under center of excellence। like अगर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है भोपाल में तो उसके सैटेलाइट सेंटर्स भी बना दीजिए कि उसके आसपास के भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट और हो जो कनेक्टेड रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, कि अगर उनके पास पेशेंट्स आता है तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दें, उसको रेफर करें। Now, public and private companies could co-opt for funding CSR initiative। ठीक है, ये CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होता है उसके थ्रू भी फंडिंग ले सकते हो प्राइवेट से। Finally, the issue of exorbitant drug price and availability must be addressed। ये प्राइस बहुत ज्यादा है। एक कुछ केस भी था जहां पर पेरेंट्स से करीब 16 करोड़ रुपए क्राउड फंड करने पड़े थे, फिर कोई रिच आदमी था उसने एनोनिमसली डोनेट किया था, ये उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट वेव्ड ऑफ जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज, तो वो चलो एक अच्छी चीज थी, बट दिस एग्जेम्पशन अप्लाइज ओनली टू ड्रग्स विच आर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। अब कितने कितने पेशेंट हॉस्पिटल में जाएंगे और फिर अपने पर्सनल यूज के लिए इस तरह के ड्रग्स को इंपोर्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो ये गलत हुआ। ठीक है, जबकि आपको जीएसटी हटा देना था पूरा, कि कमर्शियली भी अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसको भी अलाउ किया जाए। रेयर डिजीज कैनॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेज। द गवर्नमेंट मस्ट इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, reduce clinical trial requirements in appropriate cases and look into the options such as repurposed drugs and bulk import। तो काफी अच्छा आर्टिकल था एंड ऑफ कोर्स अच्छा होगा भी, लिखा भी शशि थरूर जैसे इंसान ने। ये वही डिवोल्यूशन की बात आ गई जो हमने इतनी बार कर चुके हैं, पूरा एक लेक्चर भी कर चुके हैं कि सदर्न स्टेट्स के क्या कंसर्न है इसमें। अब देखिए यहाँ पर शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज, ठीक है, इन द ग्रॉस टैक्स। अब देखिए ग्रॉस और नेट में आपको समझा चुका हूं। ग्रॉस यानी कि पूरा का पूरा जितना टैक्स कलेक्शन आता है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए सेस सरचार्ज और टैक्स कलेक्शन में जो खर्चा होता है वो, तब जाकर आपका निकल के आ जाता है नेट। ठीक है, तो आप कहते हो कि हमने ग्रॉस का 41% दे दिया, ठीक है, लेकिन जब फाइनली हम लोग नेट वगैरह निकाल नेट का 41% दे दिया, लेकिन वो तो सेस सरचार्ज हटाने के बाद अगर आप ग्रॉस का देखेंगे तो हार्डली स्टेट्स को 32% डिवोल्यूशन होता है सिर्फ। और ये देखिए कि गवर्नमेंट ने कितना स्मार्टली सेस और सरचार्ज इंक्रीज करती रही ईयर ऑन ईयर, ताकि ये शेयर ना करना पड़े स्टेट्स के साथ। ठीक है, सही 2009-10 में, ठीक है, 11% जो कलेक्शन आता था वो सेस सरचार्ज से आता था। अब जरा एग्जैक्ट 10 साल बाद देखिए 2021 में सेस सरचार्ज का शेयर कितना हो गया, 20%। राइट, तो ग्रॉस में से आपने 20% तो पहले ही अलग कर दिया, ये तो सेस सरचार्ज से, ये हम स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे। और सबसे वर्स्ट बात ये कि जो सेस लगता है ना, देखिए सेस के बारे में एक बात याद रखिए, वो लगता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लाइक आपने इनकम टैक्स दिया, उसमें हमने कह दिया कि 3% एजुकेशन सेस लगेगा, तो अब ये जो 3%, सपोज आपने 100 रुपए इनकम टैक्स दिया तो उसमें 3 रुपए और दीजिए, ये एजुकेशन सेस है, तो ये 3 रुपए जो है वो एजुकेशन में ही खर्च होने चाहिए। राइट, वो एजुकेशन पे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही पड़े रखती है और दूसरे पर्पस के लिए यूज करती है। उसी तरह एग्रीकल्चर सेस हो, हेल्थ सेस हो, ये सब इसी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो स्टेट्स का एक तो खर्चा भी रोक दिया, ऊपर से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम्स वगैरह चला के आपने टाइट फंड दे दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, और उसके बाद फिर क्रेडिट भी आपको पूरा लेना है। 50% शेयर तो ले रहे हो वहां से स्टेट से, लेकिन स्कीम का नाम रखोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राशन शॉप पे अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की फोटो नहीं लगाए तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तेलंगाना में यही हुआ था, ठीक है, खुद निर्मला सीतारमन जी एक कलेक्टर को डांटा था। कोलकाता में आपने यही किया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में जो पैकेजिंग की जाएगी उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर का फोटो नहीं है तो भी आपको वो नहीं होगा। तो स्टेट का एक तो टाइट फंड भी करवा रहे हो 50% और फिर पूरा क्रेडिट अपने पास रख रहे हो। सी यूनियन गवर्नमेंट में आर्ग्यू दैट पार्ट ऑफ दिस अमाउंट वाज यूज्ड टू फाइनेंस। वो कह रहे हैं कि हम अगर आपको 41% नेट का 41% देने के बाद भी जो बच रहा है उसमें से भी तो स्टेट्स को देते हैं ना, इसके अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। तो देखिए ये आप देते हो थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। और बाकी ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कैपिटल ट्रांसफर भी करते हैं स्टेट्स को एसेट्स वगैरह बिल्ड करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट सच ट्रांसफर आर नॉट अनटाइड, दे आर नॉट अनटाइड। स्टेट्स अपने खुद के हिसाब से प्लान नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपका एक इंप्लीमेंटिंग आर्म बन के रह जाएंगे, फिर उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है।
राइट। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो कुछ स्टेट 50% शेयर करते हैं, किसी स्कीम में 40% शेयर होता है, किसी में 90 स्टेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर एवरेज हम मानने चलिए 40% शेयर बियर करना पड़ता है स्टेट को, बट स्टेट गवर्नमेंट आर हियर फोर्स टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट टू रन दी स्कीम्स मीनिंगफुली. The union government often tries to usurp the credit by insisting on displaying the prime minister's photograph. Similarly, जो grants आप देते हो states को, they are contingent on fulfillment of certain conditionalities, like insistence on labeling, label लगाइए हमारा. Finally, most capital transfer given to the states are loan. ये लोन के फॉर्म में जाते हैं. अब लोन तो रीपे करना पड़ेगा स्टेट्स को बाद में. So there is a clear centralizing tendency in the fiscal domain. CAG क्या कह रहे हैं? Cess and surcharge have also been subjected to critical scrutiny by CAG. All cess must be transferred to a reserve fund in the public accounts of India. अब जो भी cess आप कलेक्ट कर रहे हो ना, वो पब्लिक अकाउंट में जाना चाहिए, कंसोलिडेटेड में नहीं पड़े रहना चाहिए. ठीक है. बट इन इट्स रिपोर्ट सीएजी हैज अनकवर्ड न्यूमरस इंस्टांसेस ऑफ ईदर नॉन ट्रांसफर या फिर शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ कलेक्टेड अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव फंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से आपने कलेक्ट किया 52,000 करोड़, बट ट्रांसफर कितना किया? जस्ट 31. राइट. उसी तरीके से आपने आपने यहाँ पर लेकर आए थे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स. ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. आपको ट्रांसफर करना था इसको फंड फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन में, लेकिन आपने ट्रांसफर कितना किया? हार्डली 9.6%. बाकी आप कंसोलिडेटेड फंड में, यानी कि आप उस सेस का पैसा जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए आया उसको कहीं और यूज कर रहे हो. राइट, अपना डेफिसिट कवर करने के लिए. So these non-transfer and short transfer of the cess defeat the logic of their collection. जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया था उसमें आपने यूज किया ही नहीं, तो वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है. राइट. So it also reaffirms that it is just a ruse to divert increasing quantum of funds away from the divisible pool to meet other financial obligations of the union. Okay, requirements of the union. ओके बाकी हम इस पे मेंस 450 प्लस में भी एक डिस्कशन कर चुके हैं, वहां से भी देख सकते हो. यहाँ पे से बोल बच्चन ने मीटिंग चल रही थी तो इन्होंने कहा कि आप जो खालिस्तानी लोग एक्टिव है ना यूएस में, उनको जरा कंट्रोल कीजिए. कॉपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी डोमेन, नीड टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा. सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन किया, वो हमने बता दिया शुरू में. अब अगेन सी कहते हैं कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है ना तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. लड़ाई बड़ाई वो तो चलो छोड़ो, दो तीन चीजें दे दीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा. एक, उसको ड्रग का एडिक्शन लगा दीजिए. दूसरा, उसको पॉर्न का एडिक्शन लगा दीजिए. और तीसरा, उसको न्यूडिटी का एडिक्शन लगा दीजिए. ये तीन चीजें कर दीजिए, वो देश अपने आप कुछ जनरेशन में बर्बाद हो जाएगा. पॉर्न की बात करें तो जो इनके जो सर्वे होते हैं ना, वो कहते हैं कि इंडिया इज नंबर 1 इन वॉचिंग नंबर ऑफ पॉर्न्स. फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया इसमें. एंड वर्स्ट इज कि सबसे ज्यादा सिटी वाइज जो सबसे आगे थी ना पॉर्न देखने में, वो हुआ था हरिद्वार से. ठीक, वहां से सबसे ज्यादा पॉर्न कंटेंट देखा गया है. ड्रग्स की बात करें तो पर्सनली भी अगर देखें तो इंदौर से लेके दिल्ली से लेके तो आईआईएम शिलोंग तक हम बहुत क्लियरली देख चुके हैं. अच्छे से ड्रग मिलता है, कंजम्पशन होता है, बॉयज इंक्लूडिंग गर्ल्स, एवरीवन इज इंडल्ज इन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह, लेकिन इन कॉलेजेस में, इन कॉलेज के अराउंड इजिली अवेलेबल है. और स्पेशली हमारे एमपी में तो क्या है कि मंदसौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ओपियम कल्टीवेशन किया जाता है, लीगली किया जाता है मेडिसिन वगैरह के लिए, लेकिन वो डाइवर्ट होकर इंदौर की तरफ इतना ज्यादा आ जाता है कि आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा. आई कांट से विद श्योरिटी बट एटलीस्ट आई बिलीव कि शायद 50% जो स्टूडेंट्स हैं इस बार कॉलेज गोइंग इंदौर में, दे हैव सम और अदर टाइम हैड ट्राइड दिस ओपियम. ऑलराइट, उसके बाद फिर वो आपको अडानी पोर्ट का याद होगा, कई किलो का गांजा वहां से पकड़ा गया था. राइट. न्यूडिटी तो वो तो आज खैर वर्ल्ड में सभी जगह बढ़ रही है जब से ये रील्स का कंसेप्ट आया है. सब नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छी रील्स भी हैं, कुछ ने अपना नाम भी बनाया, बट कुछ ऐसे भी हैं रील्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज वेब सीरीज. वेब सीरीज के कंटेक्स्ट में भी हमने देखा था कि कुछ है जो रजिस्टर चल रही हैं, बट कई सारी ऐसी भी हैं जो अनरजिस्टर्ड चल रही हैं. ऐप बना लीजिए, प्ले स्टोर पे लगा दीजिए और अनरजिस्टर्ड वे में वो चलती रहती हैं. तो ये सब चीजें देश को बर्बाद करने के लिए काफी होती है. अब यहाँ पे 3300 kg ऑफ ड्रग्स सीज ऑफ गुजरात कोस्ट. एनसीबी, नेवी एंड गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन में सीज किया है 3300 kg ऑफ ड्रग्स. ठीक है, 60 नॉटिकल माइल्स ऑफ आर गुजरात कोस्ट. उसमें हैश मिली आपको, क्रिस्टलाइन पाउडर मिला, ये सब चीजें. ओके. तो इतना ड्रग्स इंडिया में क्यों आ रहा है, ये
बहुत सीरियस कंसर्न है एक्चुअली। पंजाब हमारा ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के खुद डीजीपी ने कहा कि काफी एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में काफी एडिक्शन दिखा गया है ड्रग्स का। तो फिर अब अवेयरनेस तो नहीं बढ़ाते हो आप, उल्टा और नाम पॉपुलर करते हो हाथ ऊंचे करके, मुझे ड्रग्स दो करके। एनीवे, terming the surge in illegal drug trafficking through sea routes as one of the most dangerous and grave menace to maritime security in IOR. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू गो ऑन स्ट्राइक फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, तो मैंने आपको पहले भी नोट्स दिए हैं, न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, इस पे मैंने आपको नोट्स दिए हैं पहले। अगर आप वहां से ग्रुप में से देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, किस डेट को दिए थे, बट अगर जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं दोबारा इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, गूगल की ये ऐप है जेमिनी। ठीक है, गूगल का ही बार्ड भी था, वो सब हमने देख लिया था। 2 दिन से, पिछले 2 दिन से न्यूज में आया है वो। अब देखिए, इनइक्वालिटी का एक और नमूना देख लीजिए। नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंडियंस हैव इंक्रीज 6%। करीब 13,000 लोग हैं जो अल्ट्रा रिच कहलाते हैं। अल्ट्रा रिच किसको कहते हैं हम? जिनका नेट वर्थ $30 मिलियन से ज्यादा होता है। अब देखिए, लोग ये कहें कि है तो देश के ही लोग ना, बट बात ये होती है कि जब जो अल्ट्रा रिच हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनका प्रॉब्लम है कि ये जो खर्च करेंगे वो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे करेंगे। वो मालदीव्स जाएंगे, वो दुबई जाएंगे, इस तरह से। लेकिन जब एक कॉमन मैन के हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करता है बेसिक चीजों पे, तो आपकी मार्केट में डिमांड जनरेट होती है। तो ये सोचना कि पैसा किसी के पास आए, है तो देश में ही, ऐसा नहीं है। अगर ये लिमिटेड लोगों के हाथ में जाएगा पैसा, तो प्रॉब्लम होगी उससे। इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपके मार्केट में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। हाँ, आज साइंस टेक में ऐसा कुछ खास नहीं है, कैनबिस पर है कुछ रिसर्च वगैरह, बट आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ काम का नहीं मिला मुझे उसमें। तो चलिए अब चलते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस पे, वहां पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, कांग्रेस में हिमाचल में रेबिलियन हो सकता है, वो ठीक है, वो तो जब होगा तब देखेंगे, अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो कमेटी बनी थी अंडर मिस्टर कोविंद, तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि इंटरिम बेसिस पर यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट बीच में फॉल हो जाती है। राइट, अगर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन रिलेटेड है कि आप 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे। अगर सपोज 3 साल बाद कोई गवर्नमेंट फॉल होगी तो फिर क्या करें 2 साल? तो बाकी के 2 साल एक दिया जाएगा यूनिटी गवर्नमेंट, यानी सारी पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बना लें। राइट, उसके बाद कॉमन वोटर लिस्ट होगी सेंट्रल स्टेट की, अभी अलग अलग होती है। इस तरह के कुछ प्रपोजल्स हैं, बट अभी ये रिपोर्ट रेडी कर रहा है, ऐसा कुछ श्योर शॉट नहीं है। जब इसमें से कुछ निकल के आएगा तो उसको जानेंगे। अभी तो ये चलती रहेगी बॉल बाय बॉल कमेंट्री, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको। पहले गवर्नमेंट खुद तो डिसाइड कर ले कि उसको क्या करना है, तब जानेंगे हम। ओके, ये कल इसरो के लॉन्च कॉम्प्लेक्स की वो सब की है इन्होंने, अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बाकी जो कॉमन न्यूज़ है, ये गुजरात में ड्रग बस्ट की है, ये सब हमने जो द हिंदू में देख लिया, हम उसको स्किप करके चल रहे हैं। राइट, कि कंज्यूमर्स का जो डेटा आया, कंजम्पशन डेटा, ये आता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। इसमें जो बेसिक फैक्ट्स देने होंगे वो मैं आपको मेंस के लिए दे दूंगा। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, पर्क्स प्रोवाइड करती है, और ये मेन अट्रैक्शन है कि लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं रादर देन प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसरो के बारे में हमने जान लिया है, स्पेस फ्लाइट वगैरह कल भी हमने डिस्कस किया था उसको, सो अगेन नहीं करना है दोबारा। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे सरोगेसी से रिलेटेड लॉ है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले इस पे नोट भी दे दिया था पूरा सरोगेसी एक्ट पर। ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना। और इसमें 2-3 चेंजेस क्या किए गए कि अब कपल्स को अलाउ कर दिया गया है कि अब वो एक गैमेट डोनर से ले सकते हैं। पहले डोनर से गैमेट लेना अलाउ नहीं था। ठीक है, और सिंगल वीमेन जो होंगी वो तो डोनर एक्सेस करती ही हैं, लेकिन उनको अपना खुद का गैमेट यूज करना होगा, वो गैमेट डोनेशन नहीं ले सकती। यानी कि बच्चे में एक जेनेटिक्स तो उसके होने चाहिए जो मदर बनना चाह रही है उसकी। डिवोर्सी एंड विडो लेडीज को अलाउ कर दिया गया था। अगर यहाँ पे सोचिए कि मेल और फीमेल दोनों में ही कुछ डिफेक्ट है तो फिर आप नहीं बन सकते। देख, अगर एक में डिफेक्ट है तो एक गैमेट आप डोनर से ले लो, लेकिन अगर दोनों में डिफेक्ट है तो फिर आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, 3-4 दिन पहले ही न्यूज में डिस्कस किया था। एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से काफी सारे इम्पैक्ट बताए हैं कि अलग अलग चीजों में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। पहला, कंट्री की सॉवरेनिटी पर।
क्योंकि गवर्नमेंट से ज्यादा तो प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करेंगी चीजों को, राइट। पहला रीजन ये है। दूसरा, ये सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट करेगा, फेक न्यूज एंड ऑल दोज थिंग्स। और थर्ड, कि ये जो लीथल वेपन्स बनेंगे इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो इंसान तो होगा नहीं, वो समझ नहीं पाएगा सिविलियन कौन है और टेररिस्ट कौन है, या अपोजिशन वाला मिलिट्री सोल्जर कौन है। ये तो ये इस तरह की तो ये 3 पॉइंट्स पर इन्होंने बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखा है। मैं एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं इस क्लिप को शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसको एक बार खुद से जरूर पढ़ना। इसी तरीके से आपको भी सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स लिखने हैं एग्जाम्स में। सिंस एल्गोरिदम्स आर डिवॉइड ऑफ नेशनल एलिजेंस और मॉरल जजमेंट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जस्ट अ सेकंड यार, सॉरी यार, थोड़ा गला ठीक नहीं है आज। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करते हैं, उनमें एक एल्गोरिदम वर्क करती है जो पहले से उसमें सेट की जाती है, उस बेसिस पर वो अपने डिसीजन लेता है। अब उसमें कोई मॉरल जजमेंट नहीं होता, उसको जैसी एल्गोरिदम दी गई होगी वो वैसे अपने इश्यूज डिसाइड कर लेगा, ठीक है। सो सिंस दीस एल्गोरिदम्स आर डिवॉइड ऑफ नेशनल एलिजेंस एंड मॉरल जजमेंट, द challenges before world is not just to develop this technology but to develop the frameworks to ensure it serves humanity and not the other way around। हमें ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसे हम इंश्योर कर सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा, ना कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। बट देयर इज लैक ऑफ यूनिफाइड ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर ओवरसीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, coupled with the absence of national level regulatory measure। ना इंटरनेशनल लेवल पर कोई फ्रेमवर्क है, ना कंट्री लेवल पर कोई रेगुलेटरी मेजर्स हैं। दिस पोजेस ए सिग्निफिकेंट रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी इन 4 डिस्टिंक्ट वेज। फर्स्ट, पहला सॉवरेनिटी की बात करें तो यहां पर चैलेंज है कि ये जो पावर डायनेमिक्स हैं स्टेट के बीच, प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच एंड इंडिविजुअल्स के बीच, द एआई सिस्टम बिकम मोर ऑटोनमस। They are creating new digital space that are not governed by traditional laws or state control. Now the power will be wielded by those who control the AI system, यानी कि प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। ये गवर्नमेंट से ज्यादा पावर कैरी करेंगे इस चीज में। The emergence of AI has ushered in a new era of digital sovereignty। एक होती है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, यानी कि ये इंडिया की बॉर्डर है, वो यूएसए की बॉर्डर है, वो चाइना की बॉर्डर है, ठीक है। यानी कि इस बॉर्डर, इसके अंदर के पूरे एरिया में इस गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी रहेगी, इसका डोमिनेंस रहेगा। बट ये डिजिटल सॉवरेनिटी आ रही है, यहाँ पर ये नहीं मानता नेशनल बॉर्डर्स को, ये टेरिटोरियल बॉर्डर से कोई मतलब नहीं, ये डिजिटल सॉवरेनिटी अलग ही क्रिएट कर रहा है, फंडामेंटली ऑल्टरिंग द कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। Countries lacking in AI development and regulation may find themselves reliant on more advanced nations, risking their sovereignty across sectors like defense, infrastructure, and healthcare। अब जो कंट्रीज पीछे रह जा रही हैं, चलो इंडिया तो ठीक ठाक चल रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गई या अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये फिर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगी डेवलप कंट्रीज पे, क्योंकि एआई में वही प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं पे डिपेंड हो जाना पड़ेगा आपको, डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए। Additionally, the rise of AI shifts power from state to private tech companies and individuals who dominate these digital spaces। Second, ये डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट करेगा, ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, इट कैन इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको मैंने इनपुट ही ऐसा दिया है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सब बराबर से कॉम्पीट करो, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पर सभी कास्ट की स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है, किसी को एजुकेशन पहले से एक्सेसिबल था, किसी को लेट हुआ है, ये नहीं बता रहा हूं मैं बायस्ड इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूं। तो एआई फिर बायस्ड आउटपुट ही जनरेट करेगा ना, फिर उसको ये कह के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि देख लो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कहना है कि मेरिट होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ मेरिट ही क्राइटेरिया होना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको बायस इनपुट दिया गया था, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस करेगा पब्लिक ओपिनियन को। नाउ फॉर एग्जांपल, एआई कैन जनरेट डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन एट ए स्केल विच कैन ट्रिगर टेंशन एंड इवन इलेक्टोरल related conflict and violence। It can spread biases or opinion that do not represent public sentiment, thereby affecting the democratic process negatively। Now, foreign powers can utilize AI to conduct or influence the campaigns that are more sophisticated and less detectable। These campaigns can exacerbate divisions within the societies, seed nihilism about the existence of objective truth, and weaken democratic system from within। ये deep fake जो है, या आप
ये जो आप मैनिपुलेट करके किसी की वॉइस, किसी की स्पीच किसी पे लगा देते हो, तो ये सब इलेक्टोरल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे-जैसे एआई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, इट कुड बी यूज्ड बाय अथॉरिटेरियन regimes, टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिक्योरिटी टू कॉज ग्रेट हार्म। ठीक, वो सेकंड हो गया। थर्ड, लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम, ऑफन टर्म्ड एज किलर रोबोट्स। ये सबसे बड़ा थ्रेट जनरेट करेंगे नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड रेजिंग द क्रिटिकल एथिकल एंड टेक्निकल चैलेंजेस, बिकॉज ये अपनी एल्गोरिदम पर बेस्ड, दे कैन इंडिपेंडेंटली सर्च फॉर, identify and engage targets without human intervention. There is risk of unintended escalations in military conflict, as these systems might act based on pre-programmed criteria, lacking human judgment, context awareness, potentially leading to indiscriminate or erroneous targeting. अब ये सपोज कीजिए कि किसी एक रोबोट को लगा दिया जाए चौराहे पर, पुलिस की जगह सिक्योरिटी पर, उसको कहा जाए अगर कोई भी बंदूक लेकर निकल रहा हो या किसी ने अगर किसी को शूट किया तो उस आदमी को डायरेक्ट शूट कर देना। अब हो सकता है कि किसी ने किसी थीफ को शूट किया हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में। लेकिन अब ये जो एआई खड़ा है यहाँ पर, एआई सोल्जर, इसको नहीं पता कि इस आदमी ने अपने सेल्फ डिफेंस में शूट किया है, और ये जिसको शूट किया है वो थीफ था। ये तो सीधे इसको शूट कर देगा कि आपने गोली कैसे चलाई, ये तो अलाउ नहीं था, मेरी प्रोग्रामिंग तो ऐसी हुई है कि अगर कोई भी वेपन यूज करेगा तो आई विल शूट हिम। राइट, तो ये एकदम इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग करेगा, इसको नहीं फर्क पता चलेगा कि कहां पर क्या करना है। मोर ओवर द रिस्क ऑफ हैकिंग और मेल फंक्शन, जैसा कि रोबोट मूवी में दिखाया था, रजनीकांत वाली फर्स्ट वाली में, ठीक, उसमें वो हैक कर लेता है उसके सिस्टम को। रिस्क ऑफ हैकिंग और मेल फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम could result in catastrophic incidents undermining the national security। ठीक, अब कुछ एथिकल कंस्ट्रेंट भी आते हैं। एथिकली दिस लॉस, ये वेपन्स जो होंगे, दे चैलेंजेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे कोई अगर सोल्जर पकड़ा गया किसी और कंट्री का, अब इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि अगर दूसरी कंट्री का कोई सोल्जर बॉर्डर क्रॉस करके अपनी टेरिटरी में आ जाए, शूट हिम। बट हो सकता है कि उसको, अभी क्या होता है कि अगर कोई गलती से आ जाता है तो इंटेरोगेट करेंगे, फिर देखेंगे किस इंटेंशन से ये आया था। बट अगर रोबोट को तो आपने सीधे कमांड दी है कि ये तो इस देश का सोल्जर है, शूट हिम, तो फिर वो ह्यूमैनिटेरियन जो टच था वो चला जाएगा। The absence of human oversight in the decision-making process of life and death raises the significant moral question about accountability. There is differentiation between combatants and non-combatants. जैसे आज गाजा में क्या हो रहा है, जो लड़ाके थे वो मरे नहीं मरे वो तो पता नहीं, लेकिन जो नहीं थे बेचारे बच्चे औरतें वो मारे जा रहे हैं, तो इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये हथियार। Proliferation of laws could lead to an arms race, destabilizing international peace and security। अब हर कंट्री कोशिश करेगी कि हमें ऐसे रोबोटिक बेस्ड वेपन्स ज्यादा बनाने हैं। It will increase the warfare and undermining national sovereignty. The lack of regulation and control over laws also present a threat to the global order, as non-state actors might acquire and use them for terrorism or insurgency. Laws disrupt the balance, potentially leading to uncontrolled escalation. The prospect of an arms race in autonomous weapon technology threatens global stability, and as nations prioritize the technological advancement over diplomatic and strategic equilibrium. Fourth, integration of AI into cyberspace security and will be a dual-edged sword। अब साइबर सिक्योरिटी को भी ये किस तरीके से थ्रेटन कर सकते हैं। साइबर अटैक्स डायरेक्टली थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, क्योंकि आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उसको डाउन किया जा सकता है हैक करके। अंडरमाइनिंग द स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, such disruption not only pose immediate security risk but also threaten the economic and social well-being of the nations। Cyber attacks can originate from any location, making safeguarding national interests in the increasingly interconnected digital world challenging। Safeguarding against these AI-enhanced threats is crucial for maintaining national sovereignty, ensuring that states retain control, states का control होना चाहिए इन पर, over their critical infrastructure, information system and democratic process that define their governance। So इन सभी challenges को, especially इन्होंने 4 challenges highlight किए, इनके थ्रू it becomes evident that the world urgently requires a robust global AI governance body। Such an entity is essential to ensure that AI advancements serve humanity broader interests rather than the contrary। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका ने ब्लॉक किया है WTO पर चाइना स्पॉन्सर्ड एक अटेम्प्ट था ऑन इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट पैक्ट, इसको इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। बाकी ये मीटिंग कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या आउटपुट यहाँ से निकल के आते हैं। जेनेटिक मैप हमने कल भी डिस्कस किया था और हमने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी इसको डिस्कस किया है कि हमने जीन मैपिंग की है अपने 10,000 इंडिविजुअल्स की, with each sequence requiring 80 GB storage space. The huge dataset of 8 petabytes will be stored at the Indian Biological Data Center, जो कि फरीदाबाद में। The data sheet would be made available to researchers as a digital public good. ठीक है, तो सभी रिसर्चर्स को अवेलेबल कराया जाएगा, that is good thing. The data can be utilized to develop new diagnostics. इलाज बनाए जाएंगे नए, therapies, targeted therapies, identify new rare disease and curing one. तो ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। इंडियन जीनोम, अब देखिए वर्ल्ड लेवल पर तो किया गया मैपिंग, लाखों लोगों की गई, उसमें कुछ इंडियंस भी हैं, बट इंडियन जीनोम्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर पॉपुलेशन। व्हाई? बिकॉज द मैप विल क्रिएट ए यूनिक रिसोर्स। मोर देन 4600 डिस्टिंक्ट ग्रुप हैं हमारे यहाँ, 140 करोड़ पॉपुलेशन, 4600 डिस्टिंक्ट ग्रुप। क्यों? क्योंकि हम लोग मोस्टली मैरी करते हैं विद इन द सेम कम्युनिटी, ये कॉमन है इंडिया में। द वेरियस ग्रुप्स हैव मेंटेन्ड देयर डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप फॉर जनरेशंस। तो इससे मदद मिलेगी टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कुछ कि एक म्यूटेशन देखने को मिलता है जिसे कहते हैं MYBPC3। ओके, याद रखना जरूरी नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है कि ये म्यूटेशन देखने को मिलता है विच लीड टू कार्डियक अरेस्ट एट ए यंग एज। इट इज फाउंड इन 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बट इज रेयर ग्लोबली। ओके, तो इस तरह की चीजें करने के लिए इंडिया को अपना खुद का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन मैप कर सकें। देखिए ग्लोबली नहीं मिलता है बट 4.5% इंडियन से मिलता है जिससे हार्ट अटैक जल्दी आता है यंग एज में। उसी तरीके से एक और म्यूटेशन होता है LAMP3, इट कॉजेज लीथल स्किन कंडीशन। इट इज फाउंड इन 4% ऑफ द पॉपुलेशन नियर मदुरई, वो भी। ठीक, तो विद इन ए कंट्री में भी हमारे जेनेटिक मेकअप हैं जो वो बहुत अलग अलग हैं। सेकेंड, इट कैन हेल्प इन टारगेटेड ट्रीटमेंट्स। We can develop new therapies that can cure these disease. Take for example under development mRNA vaccine to prevent a relapse of pancreatic cancer, which is based on genetic mutation that allowed a small group of pancreatic cancer patients beat the odds. The mutation allowed their immune system to identify cancer cell and attack them. उसी तरीके से यहाँ पर साउथ इंडिया में एक वैश्य कम्युनिटी फ्रॉम साउथ इंडिया हु लैक द जीन फॉर प्रॉपरली प्रोसेसिंग कॉमन एनेस्थेटिक्स। फॉर दिस ग्रुप यूज ऑफ सच एनेस्थेटिक कैन रिजल्ट इन डेथ। दूसरों को दिया जा सकता है ये एनेस्थेसिया, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया जा सकता, इससे डेथ हो जाएगी क्योंकि उनमें वो जीन नहीं है। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोजेक्ट टेक, तो ये सब छोड़िए, इतना काम का नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर वगैरह क्यों आते हैं वो सब भी अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। कृष्णा जी की द्वारका के बारे में, क्योंकि मोदी जी गए थे यहाँ पर। कर्नाटका बिल में इशू क्यों बना है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपकी जो ग्रॉस इनकम होगी इंस्टीट्यूट की, अब देखिए ग्रॉस इनकम, नेट इनकम नहीं बोल रहा है, ग्रॉस यानी जितना भी आपके पास चंदा आया है। अगर नेट बोलता है यानी कि आपने जो खर्चा वगैरह करना है मेंटेनेंस, मंदिर में सुविधाएं करने के लिए, भक्तों को खाना प्रसाद देने के लिए, वो सब हटा के वो बनती है नेट इनकम। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया ऑन द ग्रॉस इनकम, जितना आ रहा है उस पर 10%। So 10% of the gross income of institution whose gross annual income exceed ₹1 करोड़। ठीक है, आपको कॉमन पूल में ये 10% पैसा देना होगा। पहले पहले था कि 10% लगता था नेट इनकम पे, तो इंस्टीट्यूट ये बता देते थे कि हमारे ये खर्चे हो गए, वो खर्चे हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो भी उन पे लगता था जिन पे ग्रॉस एनुअल इनकम 10 लाख से ऊपर थी, बट अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, पहले 10 लाख थी। ग्रॉस इनकम मतलब सिंपल टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कोई एक्सपेंसेस की परवाह नहीं करते यहाँ पर। अब सेक्शन 19 इस एक्ट का बोलता है कि क्या करोगे आप इस कॉमन फंड का, इसको हम यूटिलाइज करेंगे रिलीजियस स्टडीज में, प्रोपिगेशन में, टेम्पल मेंटेनेंस में, अदर चैरिटेबल कॉजेज में। और छोटे टेम्पल्स को दिया जाएगा जिनकी इनकम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, प्रोवाइड टर्मिनल बेनिफिट्स टू एलिंग प्रीस्ट, यानी कि जो जिन्होंने पूरी लाइफ प्रीस्ट का काम किया है, अब उनकी उम्र हो गई तो उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप दी जाएगी चिल्ड्रन को उन्हीं प्रीस्ट की फैमिलीज से। क्या बिल ने और कोई चेंज किए हैं? तो टेम्पल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कमिटी ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 9 पीपल। एंड बिल ने प्रपोज किया है टू इंक्लूड एक पर्सन इंक्लूड किया जाएगा जो स्किल्ड होगा विश्वकर्मा हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर में। राइट, देन यहाँ पर एक राज्य धार्मिका
परिषद बनाया जाएगा जिसे पावर दी जाएगी टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ दीज कमिटीज। परिषद स्टेट अपॉइंट करेगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट कमिटीज टू ओवरसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज वेल। तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, बस एक कोटेशन के लिए रख लेना एक फॉर्डर पॉइंट के लिए कि 10% का इस तरह का टैक्स लगाया गया है ग्रॉस इनकम पर जिन टेम्पल्स के पास 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है साल में। एंड कर्नाटका इज नॉट द ओनली वन, तेलंगाना में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी एक कॉमन गुड फंड बनाया जाता है मेकिंग मोर देन 50,000 एनुअली। जिस टेम्पल 50,000 एनुअली से ज्यादा बना रहा है दे आर रिक्वायर्ड टू पे 1.5% ऑफ एनुअल इनकम टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इस तरीके से केरल है तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरा मैटर अलग है। ये यहाँ पे जितने टेम्पल है ना केरल में वो सब मैनेज होते हैं बाय स्टेट रन देवस्वाम टेम्पल बोर्ड्स, ठीक है। बट अगेन स्टेट ही बनाता है इन टेम्पल बोर्ड्स को भी। There are 5 autonomous Devswam boards that manage over 3,000 temples in Kerala. And these boards are run by nominees appointed by ruling government, जो कि politicians ही होते हैं mostly ये nominee. Each Devswam board has a budget allocated by the state government and is not required to share revenue figures as well. Okay, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है, so that's it for this session. Anyway, मैं खुद कहूँगा कि I was not feeling that enthusiastic to do this because it's been long time, yaar. Eight months. It's been 8 months I'm doing this, but response was really poor. So from 7th March, we will move to our own app. Okay, from 7th March. बाकी मेंस 450 प्लस प्रोग्राम हो या प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हो वो सब एज इट इज जारी रहेंगी। तो आप में से जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है वो सिंपली उस ऐप पे मूव कर जाएंगे और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।